नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। यह इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। क्या है आज की बड़ी खबर? रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हैं। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से रणनीतिक साझेदारियों की खबरें और वीडियो आते हैं। और एक तस्वीर आती है पड़ोस के चीन से, जहां पर एक हफ्ते के भीतर दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। पहले ट्रंप और अब पुतिन। सब समझेंगे विस्तार से। भारत की असली चिंताओं पर ज्यादा डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का ये शो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कह रहे हैं। यूपी में एक सभा को संबोधित करते हुए तारीख थी 20 मई, यानी आज का रोज बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं और रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। 20 मई को वह इटली की राजधानी रोम में थे। 5 देशों के दौरे का यह आखिरी पड़ाव। बीते 24 घंटे में उनकी यात्रा से जुड़ी कई तस्वीरें और संदेश चर्चा में रहे। पर अहम बात क्या है? रोम में पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मतारेला से मुलाकात के बाद किन समझौतों पर दस्तखत किए? ये बातचीत रक्षा सहयोग, व्यापार, साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, समुद्री सहयोग और आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर केंद्रित रही। दोनों देशों ने स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर जोर दिया और नया लक्ष्य रखा। साल 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो हो जाए, यानी 25,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाए। ये तो एक नंबर है जो हमें पता चला। इसके बारे में और क्या पता चला? 20 मई को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी का एक साझा लेख छपा। इसके अहम बिंदु जान लीजिए। भारत के मेक इन इंडिया और इटली के मेड इन इटली मॉडल को जोड़कर को क्रिएशन ऑफ वैल्यू यानी नई आर्थिक ताकत बनाने की बात कही गई। मोदी और मेलोनी ने एआई को लेकर भी साफ कहा कि टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह लेने, लोकतंत्र को प्रभावित करने या पब्लिक डिबेट को मैनिपुलेट करने यानी उसको प्रभावित करने बिगाड़ने का जरिया नहीं बननी चाहिए। इन दोनों नेताओं ने इंडो मेडिटेरेनियन विजन और आईएमईसी कॉरिडोर के भविष्य को बताया। ग्लोबल ट्रेड, डाटा, एनर्जी कनेक्टिविटी का एक नया स्ट्रैटेजिक रास्ता भी बताया। ये हो गई लेख की बात। औपचारिक बैठकों से पहले की तस्वीरें भी वायरल हुई। मोदी और मेलोनी का डिनर काराइड, रोम के ऐतिहासिक कोलोजियम पर। मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर टीवी चैनलों पर आपने ये सब देखा ही होगा। और वो वायरल मोमेंट भी जब पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलडी टॉफियों का पैकेट गिफ्ट किया। सोशल मीडिया पर जो मीम्स चलते थे, दोनों की जोड़ी को मेलडी कहा जाता था, उस पर प्रधानमंत्री ने अपने ढंग से सबको काम दे दिया। लेकिन भारत और इटली के बीच इन संबंधों का रणनीतिक महत्व क्या है, ये समझने के लिए हमने बात की इंडियन एक्सप्रेस के अपने डिप्लोमेटिक एडिटर शुभजीत रॉय से। प्रधानमंत्री मोदी अभी यूरोप के जो यात्रा में गए हैं, वहां पर यूरोप की तरफ एक रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश की एक ये इनिशिएटिव है। उसमें क्योंकि अभी यूएस डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, वो एक अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल सा एटमॉस्फेयर बना है। तो उस वजह से भारत जो है, इंडिया जो है, चाह रहा है कि यूरोप के साथ एक रिलायबल पार्टनरशिप रखे और यूरोप भी चाहती है कि यूरोप भी अपने आप को पोर्ट्रेट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है कि हम आपके बहुत रिलायबल और प्रेडिक्टेबल पार्टनर हैं, हम यूएस जैसा नहीं है। तो उस कड़ी में, उस रिलेशनशिप में इटली एक मुख्य, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह उभरी है। एंड यूरोप जो है, इटली जो है, इंडिया को सिर्फ एक मार्केट की तरह नहीं देखता है, एक पार्टनर फॉर यूरोप एक की तरह देखता है। और यूरोप में जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसमें एक चोर जो है, एक एंकर इटली अपने आप को एस्टेब्लिश करा है। इन पिछले कुछ सालों में पिछले 3-4 प्रधानमंत्री इटली के जो बने हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर कंटे, प्राइम मिनिस्टर राघी और अभी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, इन तीनों ने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि आपको याद होगा करीब 2012 में इटालियन मरीन्स का एक इशू आया था, जिसमें इटालियन मरीन्स ने इंडियन फिशरमैन को मारा था। उसकी वजह से रिलेशनशिप काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था। और उसके ठीक तुरंत बाद एक इटालियन कंपनी थी अगस्ता वेस्टलैंड, जिसके ऊपर करप्शन कैलिगेशंस थे इंडिया में। तो इन दोनों इंसिडेंट्स की वजह से इंडिया इटली का रिलेशनशिप काफी नुकसान पहुंचा था, नेगेटिवली इम्पैक्ट किया था। उसके बाद ये पिछले 5 सालों में ये एक इनिशिएटिव रहा है दोनों तरफ से कि रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। तो अभी डिफेंस में इस पर्टिकुलर विजिट में एक इंडस्ट्रियल रोड मैप को एग्री किया गया है, जिसमें कि जो कंपनीज, इटालियन कंपनीज जो कि बैन हो गई थी, बाहर हो गई थी, वो वापस से अब इंडिया के साथ डील कर सकती है, वो सप्लाई कर सकती है इक्विपमेंट। रोम से आ रही तस्वीरों पर हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते, क्योंकि पड़ोस से रणनीतिक चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में चीन में 2 बड़े नेता पहुंचे। 13 से 15 मई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अब 19-20 मई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ट्रंप आए तो जिनपिंग ने बोइंग और रेयर अर्थ मटेरियल की डील का झुंझुना थमाया, पर ताइवान पर अपनी चौधराहट भी जता दी।
अमेरिका रोनाल्ड रीगन की रणनीति से पीछे हटता नजर आया। दोनों देशों के आधिकारिक बयानों में भी फर्क दिखा। कुल जमा चीन को इस दौरे से रणनीतिक बढ़त मिली। दुनिया भर में विस्तार से व्याख्या हुई और अब पुतिन बीजिंग आए हैं। आज हम इसी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को 3 बिंदुओं में समझेंगे। पहला, चीन में पुतिन का स्वागत, बयान और समझौते। दूसरा, रूस और चीन को एक दूसरे की जरूरत क्यों है। और तीसरा, भारत के लिए इस मुलाकात के मायने क्या है। बीजिंग के ऐतिहासिक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से 20 मई को आए विजुअल्स अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। खुद लाल कालीन बख्तरबंद लिमोजिन से उतरते पुतिन, फिर जिनपिंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की सलामी मिलिट्री बैंक पर रूस और चीन के राष्ट्रगान और इसके बाद असली काम। बंद कमरों में बातचीत, पहली छोटी बैठक, कम लोग, मुद्दे ज्यादा जरूरी और संवेदनशील, फिर बड़ी बैठक, बड़ी डेलीगेशन के साथ। और इसके बाद आते हैं सामने बयान। शी कहते हैं दुनिया में जंगल राज लौटने का खतरा है। उनका इशारा ट्रंप की तरफ था। शी ने एक तरफा दबाव और धौस का पुरजोर विरोध करने की बात भी कही। उधर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन की विदेश नीति स्वतंत्र और संप्रभु सोन रहेगी। दोनों देश दुनिया में संतुलन बनाने का काम करेंगे। इसके बाद 40 से ज्यादा समझौतों का ऐलान हुआ। खास जोर रहा ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीडिया एक्सचेंज और साइंटिफिक रिसर्च पर। इन दोनों देशों ने 2001 में हुए ट्रीटी ऑफ गुड नेबलिनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। प्रॉमिस किया एक दूसरे को कि अच्छे पड़ोसी होंगे। चीन ने एक रियायत का ऐलान किया। रूस के सामान्य पासपोर्ट वाले नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों के लिए चीन आ सकते हैं। ये पॉलिसी पहले भी थी। इसको 31 दिसंबर 2027 तक का एक्सटेंशन मिल गया है। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश करार दिया जाता है। पर एक और बड़ा समझौता है जिसका ऐलान तो हुआ, लेकिन ये डील अभी फाइनल नहीं हुई है। इस प्रोजेक्ट का नाम है पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन। इसके जरिए रूस चीन को हर साल करीब 50 अरब क्यूबिक मीटर गैस दे सकता है। फिलहाल यह आंकड़ा 38 अरब क्यूबिक मीटर का है। डील फाइनल क्यों नहीं हुई? भी रूस गैस बिक्री पर ज्यादा मुनाफा चाहता है। पाइपलाइन मंगोलिया के रास्ते आएगी, इसलिए उसके रूट, खर्च और तकनीकी काम को लेकर भी अभी बात चल रही है। उधर चीन भी सिर्फ रूस से खरीद के लिए निर्भर नहीं है, इसलिए उसे डील की जल्दी भी नहीं है। पर भविष्य के लिए उसने अपनी ऊर्जा जरूरतों को ज्यादा सुरक्षित करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। ये तो इनके ताज़ा अपडेट थे। अब बात अहम है कि रूस और चीन एक दूसरे के लिए जरूरी क्यों है। आज के संदर्भ में जरूरत का ग्लोबल इम्पैक्ट, वैश्विक असर क्या होगा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। यहाँ प्रोफेसर है राजन कुमार। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक विस्तृत लेख लिखा। प्रोफेसर कहते हैं रूस और चीन के रिश्ते 3 दौरों से 3 पड़ावों से गुजरे हैं। इंपीरियल पीरियड, सोवियत पीरियड और पोस्ट सोवियत पीरियड। दोनों देशों के बीच करीब 4300 की लंबी सीमा है। कई बार संघर्ष हुआ। 19वीं सदी में चीन ने एहन पैकिंग और तारबताई जैसी संधियों के जरिए अपनी कुछ जमीन भी रूस को सौंपी। चीन के इतिहास में इसे अपमान का दौर माना जाता है। फिर 20वीं सदी के मध्य में यानी 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन आया। सोवियत संघ और चीन करीब आए। दोनों जगह एक सी विचारधारा। 1950 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी हुई, पर यह वैचारिक दोस्ती ज्यादा टिकी नहीं। चीनी राष्ट्रपति माओ त्से और सोवियत लीडरशिप में मतभेद बढ़े। कनिक्ता खुश्चेव के डिस्टेबलाइजेशन प्रोग्राम को चीन ने धोखा माना। चीन को सोवियत संघ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की उम्मीद थी, वह भी नहीं मिली। 60 के दशक में दोनों के बीच एक विभाजन हुआ बॉर्डर के मुद्दे पर और 1969 में एक खूनी संघर्ष भी हुआ। इस तरह की टूटने टकराव ने अमेरिका को मौका दिया। हेनरी किसिंजर, रिचर्ड निक्सन के जमाने में विदेश मंत्री, उनकी पिंगपोंग डिप्लोमेसी पर बहुत बात होती है। टेबल टेनिस को चीन में पिंगपोंग कहते हैं। 1972 में रिचर्ड निक्सन बीजिंग खुद पहुंचते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद कोल्ड वॉर की शीत युद्ध की दिशा बदल गई। ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक तनाव चौधराहट की लड़ाई के लिए। इस दौर में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच गठजोड़ बना, जिसने रूस के साथ साथ भारत की सुरक्षा को भी चुनौती दी। उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था और आज ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, एक त्रासदी की तरह। अमेरिकी सदर ट्रंप चीन और पाकिस्तान के साथ वैसा ही गठजोड़ बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। विषयांतर हो रहा है। वापस से चीन और रूस पर आते हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद एक बार फिर से दोनों के बीच रिश्ते ठीक हुए। 90 के दशक में रणनीतिक साझेदारियां हुई, पर असल तेजी पुतिन और शी के दौर में आई। दोनों अब तक 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। पुतिन 20 से ज्यादा बार चीन जा चुके हैं। शी 11 बार रूस जा चुके हैं।
फरवरी 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो उससे ठीक पहले दोनों देशों ने नो लिमिट्स पार्टनरशिप का ऐलान किया और तब से पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को चीन की तरफ और धकेल दिया। दोनों को एक दूसरे की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि एक के पास है बाजार और पैसा यानी चीन और दूसरे के पास है तेल और हथियार। अब पहले फोकस रूस की जरूरतों पर करते हैं। अल जज़ीरा चैनल में छपा विश्लेषण बताता है कि रूस के लिए चीन अब एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है। दरअसल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। पश्चिमी कंपनियां वहां से बाहर निकली। कारोबारी नजरिए से देखें, यूरोप का एनर्जी मार्केट रूस के लिए सिकुड़ गया। ऐसे में चीन खरीदार भी बना और सप्लायर भी, साथ ही साथ रूस के लिए टेक्नोलॉजी का सोर्स भी। 2022 के बाद से चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। 2025 में दोनों देशों का व्यापार करीब 228 अरब डॉलर यानी 22 लाख रुपए करोड़ का रहा। रूस के कुल व्यापार का 32% हिस्सा चीन के साथ है। रूस चीन को कच्चा तेल, गैस, कोयला, तांबा और खेती किसानी के प्रोडक्ट देता है। बदले में उसे गाड़ियां, कंप्यूटर, ट्रैक्टर, स्मार्टफोन, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भारी मात्रा में मिलते हैं। समझने वाली बात यह है कि यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। चीन भले रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन रूस चीन के कुल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ 4% पश्चिमी प्रतिबंध लगने के बाद से टेक्नोलॉजी के लिए रूस चीन पर निर्भर है। इस रिश्ते में अपर हैंड चीन के पास है, जरूरत रूस को ज्यादा है। ऐसे में चीन अक्सर रूसी तेल और गैस को भारी डिस्काउंट पर हासिल करता है, क्योंकि रूस के पास विकल्प कम है। और जब चीन के पास अपर हैंड है तो फिर उसे रूस की जरूरत क्यों है? 3 बिंदुओं में समझते हैं। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। चीन का तेल और गैस समुद्री रास्तों से आता है। अगर मिडिल ईस्ट में संकट हो जैसे अभी चल रहा है, या फिर एशिया पैसिफिक जो इलाका है, इंडो पैसिफिक इलाका, हिंद प्रशांत क्षेत्र, वहां तनाव बढ़े तो चीन के लिए समुद्री रास्ते जोखिम भरे हो जाते हैं। रूस जमीन के रास्ते तेल और गैस दे सकता है। यही वजह है कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 जैसा प्रोजेक्ट चीन के लिए सिर्फ पाइपलाइन नहीं बल्कि रणनीतिक गारंटी है। दूसरी वजह जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी है। चीन और रूस दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं। परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कई मुद्दों पर अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी नीतियों का विरोध करते हैं। दोनों ब्रिक्स, एससीओ और वैश्विक दूसरे जो मंच हैं उन पर बौद्ध ध्रुवीय विश्व की वकालत करते हैं। चीन के लिए रूस एक ऐसा पार्टनर है जो अमेरिका के दबाव को कम करता है। तीसरी वजह सैन्य जरूरतों से जुड़ी है। चीन और रूस में कोई आधिकारिक समझौता नहीं है, साझा अभ्यास होते हैं। एक सैन्य समझौते की नाटो जैसी बात भी चल रही है, जैसे फिलहाल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार का विश्लेषण बताता है कि यह समझौता तुरंत फुरत होता नहीं दिख रहा। चीन नहीं चाहता कि वो यूक्रेन संघर्ष में सीधे फंसे। रूस भी नहीं चाहेगा कि वो ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिकी तनाव में सीधे गिरे। अब बात इस वीडियो के तीसरे हिस्से की, विश्लेषण के तीसरे हिस्से की। भारत के लिए इस मुलाकात का महत्व क्या है? इंडियन एक्सप्रेस में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं, कूटनीतिक मामलों के खासतौर पर चीन के मामलों के बड़े जानकार हैं सी राजा मोहन। वो अपने आर्टिकल में एक गंभीर चेतावनी देते हैं। कहते हैं कि दिल्ली में बैठे वो लोग जो ट्रंप के चीन दौरे से घबराए थे, उन्हें शी जिनपिंग और पुतिन की इस जुगलबंदी से और भी ज्यादा डरना चाहिए। राजा मोहन लिखते हैं, भारत की कूटनीति में लंबे समय से तर्क दिया जाता रहा कि रूस एक बैलेंसिंग पावर की तरह काम कर रहा है, पर पिछले 25 साल में कहानी कुछ और रही। रूस अब लगातार चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। वहीं चीन जो जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इन संबंधों का स्वागत कर रहा है। 4 चुनौतियों की राजा मोहन बात करते हैं। चीन के साथ एक लंबा और विवादित बॉर्डर, भारत के पड़ोसी देशों में चीन का बढ़ता प्रभाव, वैश्विक संस्थानों में चीन का बढ़ता दखल और सबसे बड़ा भारत के साथ चीन का $110 बिलियन यानी करीब 10 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार घाटा। आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुना बड़ी है। उच्च शिक्षा, रिसर्च, डेवलपमेंट, तकनीकी सहन क्षमता में दोनों देशों के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। भारत रातों रात इसको नहीं पाट सकता, लेकिन बाहरी सहयोग के जरिए इस शक्ति या संतुलन के प्रभाव को कम कर सकता है और यहीं पर भारत को अपनी पुरानी रणनीतिक स्वायत्तता की जिद से भी बाहर आना होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने दिख रहा है। दुनिया भर के बड़े देश राष्ट्राध्यक्ष चीन जा रहे हैं। हालांकि एक खबर यह भी है कि भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए, जो कि सितंबर में होने जा रही है, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भी भारत आने वाले हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। भारत को अपनी आंतरिक ताकत को बढ़ाना होगा, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना होगा ताकि दुनिया भर के निवेशक यहां पर आए।
सेना का तेजी से आधुनिकीकरण करना होगा और बिना वैचारिक संकोच के पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नए मुकाम पर ले जाना होगा। कुल मिलाकर विज्ञान और वैज्ञानिकतावाद पर जोर देना होगा, रैशनैलिटी पर जोर देना होगा। लाइब्रेरीज बनानी होंगी, लेबोरेटरीज बनानी होंगी, खेल के मैदान बनाने होंगे। सिर्फ सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, चीन और रूस की दोस्ती भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक खतरा है? क्या भारत को पूरी तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ खुलकर खड़े होना चाहिए या अपने पुराने दोस्त के साथ भी रणनीतिक संबंधों को मजबूत रखना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। डेमोक्रेसी में राय जरूरी है। सोशल मीडिया पर तो और भी ज़्यादा देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि संवाद और ज्ञान का सिलसिला चलता रहे। शुक्रिया।